See, there are two investments which will give you the highest return. Two investments. Okay. House is a foolish investment at young age. क्योंकि एक तो वो आपको बांध देता है, कुत्ते का पट्टा है वो, आपको एक लेवल से ज्यादा जाने नहीं देगा. लायबिलिटी और एसेट हाँ. की बात कर रहे हैं हम लोग. देखिए, एसेट तो फिक्टिशियस है ना. ठीक है. आपने घर ले लिया, आप बेचने वाले हो क्या उसको? नहीं, मतलब किस्त तो हर महीने देनी है. तो किस्त तो देनी ही देनी है. वो तो शाश्वत सत्य है. तो शाश्वत सत्य तो आपको देना है. वहां आपका एसेट बढ़ रहा नहीं है, मतलब या फिर एसेट मोनेटाइज नहीं हो रहा. बढ़ रहा होगा, पेपर खातों में बढ़ रहा होगा. सही बात है. अब खातों में बढ़ते हुए एसेट को कैसे मोनेटाइज करते हैं आपको पता है? उस पर लोन लेके, तो फिर से लोन ले बैठोगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो अभी आता हूं मैं. दो चीजें आपको सबसे ज्यादा निवेश पे रिटर्न्स देने वाली है. Okay. एक है आपका खुद का भेजा, जिसपे कोई निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि जब मैंने 22 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली, 24 साल की उम्र में पढ़ाई कर ली, मैं भगवान हो गया, अब नहीं पढ़ना है, अब मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये है. और मैं जिंदगी भर 5% रूल पे चला हूं कि मेरी तनख्वाह का 5% का मेरे को कोर्स करना है, मतलब करना है. आज भी करता हूं. ऐसा नहीं है आज फाइनेंशियली फ्री हो गया तो एजुकेट नहीं कर रहा. सबसे ज्यादा एआई के कोर्सेज मैं करके बैठा हूंगा. अच्छा. कोई एआई का कोर्स आ जाए मैं कर लेता हूं सबसे पहले. बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज ऑन योरसेल्फ. क्योंकि यहां पे आपकी तनख्वाह जो होती है ना, आप 25,000 की तनख्वाह को अगले साल 1 लाख पे भी लेके जा सकते हो. मैंने देखा ऐसे लोगों को, एक 2 साल के अंदर 4 गुना हो गई तनख्वाह. हो जाती है. क्यों? ही उन्होंने अपने स्किल पे काम किया. पर आप कोई शेयर 25,000 का खरीदो, इसकी गारंटी नहीं है वो अगले साल 1 लाख होगा. तो पहली इन्वेस्टमेंट आपकी है जो सबसे अच्छा रिटर्न देगी वो ये है. तो घर में पैसा मत फंसाओ, यहां डालो जितना डाल सकते हो. ये सबसे ज्यादा चर्निंग है इसकी. सेकंड है आप एसआईपीस करो, क्योंकि जो आप लायबिलिटी ले रहे हो उसकी जगह आप इसको एक इन्वेस्टमेंट बना दो. खुदा ना खास्ता कल को ऐसा कोई मौका आ गया कि 6 महीने आपकी तनख्वाह नहीं बची, तो आप तो घर की किस्त नहीं दे पाओगे. हो गया, बाजा बच गया. और एसआईपी में आप एसआईपी रोक सकते हो. आपका सिबिल खराब नहीं होता. आपका एसआईपी 6 महीना नहीं होगा, वो बैंक में हिट होगा, बैंक में मना हो जाएगा कि भाई पैसे नहीं है. ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, बाद में डाल देंगे पैसा. एसआईपी में कोई लायबिलिटी नहीं है ना. ईएमआई इज अ लायबिलिटी. फिर इज्जत खराब, नाम खराब, कुड़की, पेनल्टी, सिबिल खराब. तो ये सब हैसल्स आप यंग एज में क्यों लेना चाहते हो? क्यों लेना है? और जबकि घर भी आपका नहीं है, वो सिर्फ नाम का आपका है कि भैया मैं ठीक है यार रजिस्ट्री पे मेरा नाम है, पर रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बैंक के पास है. सही बात. या तो भाई आपकी हिम्मत होगी पूरा खुद के नाम पे 100% पूरा कैश लेके जाओ, करोड़ रुपए पटको मुंह पे और लेके आओ घर. अभी आपने लोन और सिबिल के बारे में बात किया, ऐसी मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है. आई थिंक किसी ने ना अपने लोन ना क्रेडिट कार्ड से सेटल कर दिया था. क्रेडिट कार्ड का लोन सेटल कर दिया. मतलब ये ऐसे कुछ मेरे को याद आ रहा था स्टोरी. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसमें था प्रॉब्लम है कि सिबिल बहुत खराब होता है इससे. क्राइम है, क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम है ये. अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे कभी लोन ना लेना हो तो ये क्राइम आप कर लो कि आप लोन को सेटल कर लो या क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल कर लो. अब वो व्यक्ति को लोन नहीं मिल सकता. नहीं, अब तो मेरे से क्राइम हो गया. हाँ, मान लो हो. अब आपका देखो क्राइम हो गया तो अब बस यही है कि आप धीरे धीरे सिबिल को इंप्रूव करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, पर सिबिल फिर भी वहां नहीं पहुंचेगा जहां पे था. उसको स्टार्ट करने के लिए आप फिर से क्रेडिट कार्ड लो. आपको एफडी बेस्ड बैक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा. आपको लिमिट नहीं मिलेगी. जैसे मुझे बैंकों से आज 25 लाख की लिमिट है. वो क्यों है? क्योंकि मैं पिछले 14 साल से क्रेडिट कार्ड सर्विस कर रहा हूं. 14 साल से मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है जो मैं दाम हर बार टाइमली बेसिस पे पेमेंट करता हूं. वो नहीं होगा. तो वो नहीं होगा. पर अगर आप 20,000 की एफडी रख दो तो हो सकता है आपको 10,000 की लिमिट का कार्ड मिलेगा. फिर उसकी जिंदगी फिर से शुरू करो. उस पर क्रेडिट लो, स्वाइप मारो, स्वाइप करके टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, फिर स्वाइप मारो, फिर पेमेंट करो, तो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा थोड़ा उठेगा. पर वो कभी वहां नहीं पहुंचेगा जहां वो था, क्योंकि इज्जत एक बार गई, सिबिल एक बार खराब हुआ तो हो गया. मतलब वो क्राइम हो गया. वो क्राइम हो चुका है. एक बार क्राइम का धप्पा लग गया तो फिर जो इज्जत है वो एक लेवल कम हो ही जाती है. फाइनेंशियल इज्जत है ये. फाइनेंशियल रिवाइव ही नहीं होगा. रिवाइव होगा, उतना नहीं होगा जितना नहीं होगा. मतलब एकदम 100% वहां नहीं पहुंचोगे. तो ऐसा करना नहीं है. ये क्राइम ये देखो क्या है कि लोगों को प्रॉब्लम ही है ना, किसी के पास फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है. मैं किसको क्या ब्लेम करूं? हमारे को किसी को सिखाया गया क्या? भाई जैसे मेरे को लगता है कि जॉब में आप घुसते हो, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल करते हो, तो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए ना ऐसा कोर्स बनना चाहिए. आई थिंक कोर्स होते भी, तभी आपका हम इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करेंगे जब आप इसका एग्जाम देके बैठो. और मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. कम नहीं, जीरो है. अच्छा, जीरो है. हाँ, कब फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं. आप मुझे बताइए, आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जितनी बातें मैंने आपको बोली उसमें से कितनी बातें कितने लोगों को पता होंगी? मतलब बहुत कम. तो बस यही है. ऑलमोस्ट 0.000. ये आई थिंक सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है. मैं जब पॉलिटिकली जब किसी के साथ बैठ रहा होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं. मे बी फाइनेंशियली वो एक बार लेते हैं उस टाइम जब हमें ITR भरना होता है कि यार कैसे पैसे बचाएं, कि यहाँ पे ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम लें, कि इसमें कहाँ से हम ज़्यादा वो कर सकते हैं. इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. सेकेंड टाइम जब मैं पॉलिटिकली भी बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है. आई थिंक डूम्ड टुवर्ड्स जस्ट वर्किंग. और नहीं, ऐसा नहीं. देखो पॉलिटिकली ना कोई इम्पैक्ट नहीं है एम्प्लॉय की लाइफ में.
कांग्रेस आए, बीजेपी आए, सपा आए, बसपा आए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। आदमी को सुबह उठना है, उसकी जिंदगी की तकलीफें इतनी ज्यादा है कि वो सोचता है यार कोई भी बैठे वहां पे, मतलब वो तो उसने मेरी बैंड बजानी है, लेकिन हाँ, बट मुझे लगता है अवेयरनेस होना अलग बात है, बट उस पर एक्शन लेना अलग बात है। तो मेरे को लगता है पॉलिटिकली अगर बंदा इतना ना हो तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, पर फाइनेंशियली हो तो आपका रोज का काम है भाई। सही बात है। आपकी जिंदगी उस पर निर्भर करने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स उस पर निर्भर करने वाली है, आपका फ्यूचर उस पर निर्भर कर रहा है, तो वहां तो एफर्ट लेना चाहिए आदमी को, पर वहां पे भी नहीं लेता, फिर वो तड़पता है, मरता है, रोता है। आज देखो 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया लिव्स पेचेक टू पेचेक। अगर आप अगला पेचेक उनका उड़ा दो तो उनको पता नहीं करना क्या है, और इसलिए वॉरेन बफेट इसके लिए भी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अच्छा, ओके, वही तो बता रहा हूं कि अगर आपका आज चेक आना बंद हो जाए, कॉर्पोरेट का चेक आना बंद हो जाए, एक अगर मंथ का सैलरी कुछ दिन अगर वेट भी हो जाता है, मतलब यार सैलरी नहीं है तो उत्पात मच ऐसे हो जाता है कि यार पैसे नहीं है, अब कैसे होगा। तो ये कॉर्पोरेट इंडिया आज भी 95% ऐसे लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक रहते हैं, जिनका अगले महीने अगर पेचेक नहीं आया तो उनकी जीवन खत्म है। वो ट्रेडमिल पे भागे जा रहे हैं, जो बंद नहीं कर सकते, वो शेर की सवारी करके बैठे हैं। बहुत दुख दर्द उसके सामने गिरेंगे तो खा जाएंगे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब अगर जो कॉर्पोरेट और ये सेल्फ इंड्यूस्ड है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड है, ये चीज सॉल्व की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अगर आदमी बस थोड़ा ध्यान दे, अपने गोल्स बना ले, गोल्स के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर दे, बजटिंग कर ले, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो बहुत बहुत आराम से की जा सकती है। ऐसी कुछ मैं कुछ कॉमन चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये डाउट रहता है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे अगर देख रहा हूँ, मैं ओपन किया, आजकल शॉर्ट कंटेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी रील कुछ आई मेरे पास कि शाहरुख खान ने अपनी बेटी को एक एग्रीकल्चर लैंड टैक्स बचाने के लिए, तो मेरे को लगा ये होता है तो मैं घर खरीदूं या फिर कुछ करूँ, उससे अच्छा एक एग्रीकल्चर लैंड ले लूँ। तो ऐसा एग्रीकल्चर, देखिए क्या अगेन क्या होता है कि ये जो बड़े लोग हैं, जितने भी लोग हैं, दे नो हाउ टू मैनेज द लूप होल्स ऑफ आवर सिस्टम। हर सिस्टम के लूप होल्स होते हैं, ठीक है, और अमीरों की ये खासियत होती है कि उन लूप होल्स को वो यूज कर सकते। ठीक है, तो मैं किसी को इसमें क्या ब्लेम करूं, या अगर हम अज्ञात हैं, हम वो लूप होल्स नहीं इनकैश कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है। वो सरकार जो उनको ऑफर कर रही है लूप होल्स, उसको वो यूज कर रहे हैं, उन पे कौन सा लीगल नोटिस आ गया, टैक्स नोटिस आ गया, क्योंकि उन्होंने सही चीज करी है। आपकी मेरी नजर में गलत है, नहीं, लॉ की नजर में गलत। मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा। कुछ चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो आप ये ना भगवत गीता का एक श्लोक है, और वो श्लोक है 4थे अध्याय का 40वां श्लोक, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। उसमें कहा है अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति ना या लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। इसका मतलब ये है अज्ञान और जिसमें श्रद्धा नहीं होती, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, ऐसी डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, मतलब ना इस लोक में ना किसी और लोक में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसको अगर अपन रियल लाइफ में कन्वर्ट करें, आज कितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं टैक्सेशन को लेके? बहुत कम। तो उनमें नॉलेज नहीं है। अगर उनमें नॉलेज नहीं है तो कन्विक्शन तो कहाँ होगी? नहीं होगी। आपकी कन्विक्शन कैसे आती है? मेरी आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इतनी कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि मुझे नॉलेज है। ट्रू। मैंने पैसा बनाया इसलिए नहीं है, मैंने नॉलेज थी मेरे को, मैंने उसको कन्विंसिंगली यूज किया और मैंने पैसे बनाए। नॉलेज कॉन्फिडेंस भी देता है आपको। वही कन्विक्शन इज कॉन्फिडेंस। आपका कन्विक्शन आ जाता है ना कि ठीक है यार, एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है। सही बात। तो आज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज कहां एफर्ट डाल रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए? कौन सी किताब लेके बैठे तुम? कौन सा तुमने कोर्स ले लिया जिससे तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज मिले? कौन से तुमने टैक्सेशन के रूल्स पढ़े? आज मुझे बताओ, किसी को 80C के पूरे डेबिट सी नहीं पता क्या होते हैं। आपको पता है, मैं जब इनकम टैक्स फाइल करता हूं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हिला रहता है कि यार ये कुछ ऐसा ना पूछ ले, क्योंकि मैं इतना डीप स्टडी करता हूं टैक्सेशन के लॉज को। अच्छा भाई, मेरा पैसा है ना, मेरी जवाबदारी है, पेन मेरा है, पेन आपका है। मैं हर बार जब भी टैक्सेशन का आता है ना, जो भी अमाउंट भेजता है मेरा सीए कि भाई आपका इतना ड्यू है, ठीक है, मिनिमम उसको 30% कम करता हूं मेरे बातों से। आपने ये क्यों नहीं फैक्टर किया, आपने ये नहीं देखा, आपने ऐसे नहीं देखा, आपने ये वाला डिडक्शन क्यों नहीं लिया, नहीं ये रिस्की हो सकता है तो ले लो, नोटिस आएगा तब देखेंगे। तो फिर मैं कॉल्स ले सकता हूं कि ठीक है, क्योंकि मुझे नॉलेज है कि 1 आउट ऑफ 100 टाइम्स है कि ऐसा नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा तो सिर्फ वो डिसअलाउ करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो मुझे रिस्क भी पता है। हाँ। अब इतनी नॉलेज लेने के बाद अगर मुझे लोग लकी बोलेंगे तो फिर यार मैं क्या बोलूं? फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पूरा बेस्ड हो गया। बट अभी आपने ना कन्विक्शन का बात किया, तो मैं ये बोलूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ट्रू होता है? 100% ट्रू है। हमें फाइनेंस में सिखाया गया है। अच्छा, मैंने अभी तक आपको क्या बोला? इन्वेस्टिंग कैसी होनी चाहिए? गोल बेस्ड। ठीक है, बार बार एक ही बात बोला, गोल बेस्ड गोल बेस्ड गोल। तो गोल क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। आप मेरे को 5 साल बाद गाड़ी चाहिए, क्या ये मैनिफेस्टेशन है? फाइनेंस के हिसाब से वो गोल बन गया। अब जब गोल बनता है, जब योर वाई इज क्लियर, योर व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली हैपेंस। वाई क्लियर हो गया ना, मुझे गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है?
मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, अच्छा इतनी इधर करूंगा, इतनी इधर करूंगा, इतनी इधर करूंगा। अब आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया, उस पर एक्शन ले लिया, आपका गोल अचीव हो गया। आज नहीं तो कल हो गया। आपने 5 साल सोचा था, हो सकता है 5.5 साल में हो जाए, नसीब अच्छा है तो 4.5 साल में हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। इफ यू कैन, वो हेनरी फोर्ड का एक स्टेटमेंट था, यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। जो भी है दिमाग, हाँ, अगर आप सोच सकते हो कि मैं कर सकता हूं तो भी आप सही हो, अगर आप सोच सकते हो मैं नहीं कर सकता हूं तो भी आप सही हो। सही बात है। तो शुरुआत यहाँ से शुरुआत। तो मैनिफेस्टेशन, हाँ, अब आप बोलो कि मैनिफेस्टेशन को आज लोग मजाक बनाने लग गए हैं कि मैं रात को सोऊंगा और मैं बोलूंगा कल मेरे पास 100 करोड़ हो, तो वो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं, उसके लिए गाली है, मैं नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप एक गोल बनाते हो, उस गोल के प्रति फिर आपको लगता है यार ये गोल अचीव करने के लिए ना मेरी एक्टिव इनकम में 30% ज्यादा होनी चाहिए। फिर आप रिवर्स वर्क करते हो, मेरी एक्टिव इनकम 30% कैसे ज्यादा होगी। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे साथ एक जूनियर काम करती थी, शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार अप्रेजल सीजन हुआ, हाइक मिली, जो भी मिलना था एज पर रूल्स मिल गया उनको। ठीक है। अब अगले दिन उनका मेरे को मैसेज आया कि आई वांट टू स्पीक टू यू। तो मेरे को लगा पता नहीं शायद खुश नहीं होंगी अपने अप्रेजल से, पर मेरे पास उससे ज़्यादा देने का स्कोप नहीं था। ठीक है। तो वो आई मेरे पास, वो बोले कि संजय सर, मेरे जो पीयर्स हैं, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनकी तनख्वाह हो गई है 14 लाख रुपए साल की। अच्छा। और आपने जो मेरा अप्रेजल करके मुझे यहाँ रखा है, मैं अभी पहुंची हूँ 10 लाख रुपए पे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो मेरे को लग गया कि इसने मेरे को हिंट दे दिया कि इसको 14 लाख की इनकम चाहिए। उसका अगला क्वेश्चन ना, मतलब मैं उसको खड़े होकर सैल्यूट किया उसको। अच्छा। उससे बोला सर मुझे सिर्फ ये बता दो कि व्हाट कंट्रीब्यूशन शुड आई डू टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट नेक्स्ट ईयर मेरी 14 हो जाए। अब 2 तरीके थे, या तो मेरे साथ लड़ती कि मुझे अब भी क्या भी चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ के, ठीक है, तो टेस्ट खराब होता सब कुछ, पर उसने पेशेंस रखा। सही बात। उसने बोला हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पर मुझे बता दीजिए कि क्या काम करना है, क्या नई स्किल सीखनी है, क्या कंट्रीब्यूट करूं, मेरे को एक एक्स्ट्रा काम दे दीजिए। सही बात है। जिससे मैं 14 लाख की इनकम आप मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ पाऊं अगले साल। फिर अगले साल मेरे साथ बहस मत करना सर। आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी, पर अगले साल बहस नहीं करना फिर मेरे साथ। ठीक है जी, डन है माइंडसेट। तो अब आपको भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके एंकरेजमेंट होता है कि ठीक है यार, आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति काम करता है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है। सर ये हो गया, अरे मैं मर गया, हो गया, कट गया, तुमने वैसे कर दिया, इसको ऐसे दे दिया, ये ऐसे रोना धोना, सिर्फ रोना धोना। तो वापस मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। अब उसने मैनिफेस्ट कर लिया 14 लाख की तनख्वाह, उसको मिलेगी ही 14 लाख की तनख्वाह, क्योंकि उसने मैनिफेस्टेशन के साथ अपना एक्शन भी डिफाइन कर लिया। हाउ कैसे करेंगे, व्हाट हाँ, करेंगे, ये भी वाई क्लियर हो गया। अब हाउ और व्हाट वो खुद इजाद करेगी। अब उसकी मजबूरी बन गई है क्योंकि उसने तय कर लिया। फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग तो है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपके साथ मिलकर करे उसको। सही है। आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ क्लियर हो रहा है फाइनेंशियली। अब एक क्वेश्चन था, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, बहुत ज़्यादा। आप सारे क्वेश्चन पूछो, आपके नहीं उनके हैं, बच्चों के क्वेश्चन। अब ये उस पर आते हैं कि 3 ऐसे स्टॉक्स बता दो जो आपको लगता है कि मतलब लॉन्ग टर्म पे। देखिए मैं स्टॉक पहले तो रेकमेंड कर नहीं सकता बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके। सेकंड चीज ये है कि मैं स्टॉक इसलिए भी रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता। मैं तो म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में करते हैं, मैं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता, ये मेरा रूल ही नहीं है गेम का। ओके। मैंने क्या पसंदीदा, कोई पसंदीदा, देखिए पसंदीदा नहीं कहूंगा, कंपनी बोल दो आप। हाँ ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊंगा सेक्टर्स। ओके ठीक है। और मैं सेक्टर्स का भी रूल बता देता हूँ। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा खर्चा करने वाली जो एजेंसी है वो हमारी सरकार है। ठीक है। उससे ज्यादा खर्चा कोई नहीं करता, वो साल का 48 लाख करोड़ का खर्चा करता है। ठीक है, ट्रू। उसमें से कुछ चीजें प्रोडक्टिव खर्चे होते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं। प्रोडक्टिव खर्चे होते हैं जैसे वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, तो इस साल वो 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। तो इससे क्या होगा, सीमेंट के स्टॉक्स में वृद्धि होगी, स्टील के स्टॉक्स में वृद्धि होगी, जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनमें वृद्धि होगी। फिर सरकार कहती है जी मैं रेलवे में खर्चा करूंगी, तो रेलवे वैगन बनाने वाली कंपनीज में होगी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वाली कंपनीज में होंगी, उनमें वृद्धि होगी। तीसरा, सरकार कहती है मैं रूरल कंजम्पशन बढ़ाना चाहती हूँ, मैं गांव-गांव में पैसा ज़्यादा देके उनको उनकी वृद्धि करना चाहती हूँ। तो आपके जो बड़े ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं जैसे FMCG के हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया, डाबर हो गया, इन सबको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट हर जगह कंज्यूम किया जाता है। तो हमारी जो सरकार जिस तरफ आंख मोड़ ले, आप भी उसी तरफ आंख मोड़ लो। सही बात है। तो आप उन अब सरकार कहती है भाई मैं गेमिंग कंपनी पे 28% GST मारूंगी, वहां मैं ज्यादा टैक्स कर दूंगी, वहां मैं उसको ये कर, तो वो सेक्टर्स में आप पैसा नहीं कमा सकते, तो उन सेक्टर्स के स्टॉक्स मत खरीदो। जैसे डेल्टा कॉर्प था बीच में, एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, वो उनके कसिनोज हैं गोवा में। अब वो अचानक से गिर गया क्योंकि 28% का GST का उनका नोटिस आ गया। जिंदगी भर की कमाई जितनी नहीं थी उतने का तो नोटिस है GST का। तो वो अर्ली इंडिकेशंस मतलब हमें सरकार देती है। आप बजट देखो, बजट से आपको पता चल जाएगा सरकार किस तरफ दिशा कर रही है, और क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली है तो उन्हीं के साथ पीछे पीछे लग जाओ, आप भी पैसा कमा लोगे। और अगर नहीं दिमाग लगाना तो चुपचाप SIP के माध्यम से अपने गोल
गोल ओरिएंटेड SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी एक्टिव इनकम को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स करने में दिमाग लगाओ। ट्रू, बहुत ही खूबसूरत वे में आपने सब कुछ समझाया। एक मान लो मैं एक बहुत यंगस्टर हूँ, ठीक है, और मैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और बाकी चीज़ों पे एंटर जस्ट कर रहा हूँ, तो वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस ऑल्सो एंड योर ऑडियंस ऑल्सो, क्या होगी? ट्रेडिंग इज नॉट अ करियर, इन्वेस्टमेंट इज अ करियर। ओके, पहली बात आप ये लिख ठीक लो। है, okay. ट्रेडिंग करियर नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडिंग एक करियर वो चीज बनती है जो एक धीरे धीरे परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपकी, और ट्रेडिंग इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट आफ्टर 15 to 20 years कैन बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, पहले दिन CEO बनते हो क्या? नहीं बनते हैं। 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, यंग बेस्ट केस में 15 साल लगते हैं, तब जाके आप CEO पोजीशन पे आते हो। पर आप एस्पायर भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है वहां का नियम है कि मैं पहले एग्जीक्यूटिव होऊंगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होऊंगा, फिर मैनेजर होऊंगा, और उसमें भी 100% चांस नहीं है कि आप ही बनोगे, आप एस्पायर करते हो। एस्पायर करते हैं, ट्रू। तो इसी तरह निवेश में भी आपको पहले दिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा आप, पर इसमें आपको रिटर्न्स ऑब्वियसली आपके करियर से थोड़े बेटर मिल जाते हैं जब आप 15-20 साल निकालते हो। तो आप एक इन्वेस्टमेंट को एक करियर की तरह लेके चलो। जब जब आपकी तनख्वाह बढ़े, आपका एसेट एलोकेशन में आपका पैसा बढ़ना चाहिए। सही बात है। आपकी लग्जरी पे स्पेंड्स को नॉर्मल करो, औकात के हिसाब से परचेस करो, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई। इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा मत टच करो। वहां पे एक ही रूल चलता है कि जितना आप ज्यादा एक्टिव होगे उतने आपके रिटर्न्स कम होंगे, जितना आप ज्यादा पैसिव होगे उतने रिटर्न्स बेटर होंगे। पेड़ में ज्यादा पानी डालने वाली बात होगी। तो हाँ, पेड़ में जितना ज्यादा पानी डालोगे वो उतनी जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए आप आराम से अपना छोटा सा काम करोगे, जितनी निवेश कर रहे हो वो करते रहो। अपने एसेट एलोकेशन ये सब हेडेक फर्स्ट डे पे देख लो, सेट कर लो, क्लोज कर दो, उसके बाद उसको सिर्फ फॉलो करो। डोंट चेंज द प्रोसेस एवरी डे जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप या मार्केट्स हैव गॉन डाउन। वो आपके हाथ में नहीं है, और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपका गोल 5 साल वाला गोल 4.5 में भी अचीव हो सकता है, 5.5 में भी अचीव हो सकता है, कभी कभी बहुत खराब होगा तो 6 में अचीव हो जाएगा, बट हो जाएगा, हो जाएगा। सेम मैं मनी के लिए भी एक कॉन्सेप्ट मैं जो फॉलो करता हूँ बोल सकते हैं, फिर मैं मानता हूँ कि आप उतना पैसा लगाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे जो भी हो, जितना आपको ना वो टेंशन मत हो कि साला उसको बार बार देख रहा हूँ मैं। मतलब मेरे पास वो सरप्लस ऐसा हो कि हाँ ठीक है मैं उसको लगा दिया। अभी क्या होता है कि मैं कुछ पैसा लगाया तो मैं बार बार यार वो कितना बड़ा, क्या करूँ अब मैं उसको, क्या नहीं करूँ यार, उसको ऐसा तो नहीं करूँ कि उसमें से कुछ हटा के वहाँ ले जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो आई थिंक थोड़ा समराइज अगर मैं करूँ, फाइनेंशियली लिटरेसी की भी अगर मैं बात करूँ, तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात है कि वो ये कि बहुत ज़्यादा दिमाग अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो रायता फैलता है। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा रायता फैलता है। आप देखिए, आपको एक ही चीज, आपको ना देखिए माइंड को बहुत डीक्लटर कर देता हूं मैं। आपके कुछ 3-4 स्टेप देता हूं, डीक्लटर हो जाओगे। स्टेप 1 है हमेशा बजटिंग करो। आपके खर्चों का आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मेरे खर्चे क्या है। सेकंड चीज है आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ओके। थर्ड चीज है इंश्योरेंस लेके रखो, और फोर्थ चीज है कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस हम कौन कौन, हेल्थ और लाइफ दोनों। ओके, दोनों इंश्योरेंसेस लेके रखो, और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट मत करो, यूलिप मत करो, प्योर इंश्योरेंस लो। हेल्थ की भी इंश्योरेंस लो। अपने आप को पहले ना सुरक्षित महसूस कराओ। ह्यूमन की नीड सबसे पहले सुरक्षित होना है। सुरक्षित आप कैसे होगे? जब आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे और इंश्योरेंस क्रिएट करोगे। ये दोनों चीजें आपको एक सुरक्षा का वो देंगी, कॉन्फिडेंस देंगी। फिर आप खुल के खेल सकते हो। इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, कोर्सेज करो, अपनी तनख्वाह को बढ़ाओ, क्योंकि अब आपका पीछे गेम सेट हो गया है। आप सुरक्षित हो गए हो। आपका गोलकीपर खड़ा है बढ़िया, अब वो गोल नहीं होने देगा। अब आप खुल के खेलो आगे।